दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि मैच के स्टार्ट होते ही वह सीनियर बदमाश हाल के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे कानों में क्या बड़बड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम डर चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाल उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वह सीनियर बदमाश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की, क्या तुम पागल हो चुके हो। और हम देखते हैं कि वह उस पर लगातार मुक्के पर मुक्के मार ही जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह सब के सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और ताई से कहने लग जाता है कि सर क्या आपने हाल को फाइटिंग के बीच में बोलने के लिए कहा था ताकि वह अपने अपोनेंट की कमजोरी को जान सके और उसे हरा सके। जिसे सुनने के बाद वह सूखा सा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ मैंने उससे कहा तो था कि वह फाइटिंग में बोलता रहे ताकि वह सामने वाले अपोनेंट की कमजोरी को जान सके, और मुझे लगता है कि वह यही सब कर रहा है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह ये सब करेगा। जिसे सुनने के बाद ताई से कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो हाल। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हाल उस सीनियर बदमाश से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार मुक्का हाल के ऊपर मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाल इस मुक्के से जैसे तैसे बच जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से हाल नीचे झुककर उस सीनियर बदमाश को एक ज़ोरदार मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह मुक्का उसे लगने ही वाला होता है कि अचानक से वह उस मुक्के को अपने एक ही हाथ की मदद से रोक लेता है और हाल उसे कहने लग जाता है कि ओह तो तुम मेरे ऊपर बॉक्सिंग टेक्निक यूज करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम इस बॉक्सिंग टेक्निक की मदद से मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार घुटना हाल के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से हाल को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और हाल दूर उड़ता हुआ जा रहा होता है। और वह बदमाश चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं बॉक्सिंग टेक्निक को पहले से ही जानता हूँ। और वह हाल के हाथ को अचानक से पकड़ लेता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है या फिर बुरी यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी एक बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुका हूँ। तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरे फादर भी एक बॉक्सिंग चैम्पियन थे जो अब नहीं रहे। और इस बात को सुनने के बाद हाल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बदमाश हाल के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है और यह मुक्का इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि हाल उड़ता हुआ ज़मीन से जाकर टकराता है। जिसे देखने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि अगर हाल इसी तरह पिटता रहा तो बातों से कुछ भी बात नहीं बनने वाली, उसे कुछ और ट्राई करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह सूखा सा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि हाल किसी चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि इसका क्या मतलब है। और हम देखते हैं कि हाल हंसते हुए उड़ जाता है। जिसे देखने के बाद वह बदमाश कहने लग जाता है कि क्या तुम मुस्कुरा रहे हो, अभी मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा पिटाई की, इसके बावजूद भी तुम मुस्कुरा रहे हो, ये क्या मजाक है। तुम तो मुझसे उसी वक्त हार गए थे जब तुमने मेरे ऊपर बॉक्सिंग टेक्निक का यूज किया था, तुम ऑलरेडी मर चुके हो। जिसे सुनने के बाद हाल जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह कितना ज़्यादा मजाक क्या था, क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुम बॉक्सिंग चैम्पियन के बेटे हो जो कि एक बदमाश बन चुका है और वह अब मेरे हाथों से मारा जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदा जो गुस्सा हो जाता है और हाल से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तू हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में यह सब कहने की। लेकिन हम देखते हैं कि हाल अब भी नहीं मानता और कहने लग जाता है कि मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ, जब तुम्हारे फादर को पता चलेगा कि तुम मेरे हाथों से मारे गए हो तो उसकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू हरामी, अपनी ज़बान ज़रा बंद रख। और हम देखते हैं कि वह हाल के ऊपर एक ज़ोरदार मुक्का मार रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाल उस मुक्के से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि मैंने सही किया, अगर तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो तुम्हें सामने वाले अपोनेंट को गुस्सा करना होगा। और हम देखते हैं कि हाल एक ज़ोरदार मुक्का उस बंदे के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह बदमाश लड़का दूर जाकर गिरता है और अचानक से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यह अभी ख़त्म नहीं हुआ लूज़र। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हाल एक ज़ोरदार घुटना उस बदमाश के मुंह पर दे मारता है और हम देखते हैं कि इस घुटने की वजह से वह बदमाश दूर जाकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद लिहारू और वह सारे के सारे बंदे चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हाँ उसने कर दिखाया। और हम देखते हैं कि पीछे से अचानक से मास्टर आ जाता है जो कहने लग जाता है कि अब यह पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसे सुनने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल आप क्या कह रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए तैयार हो चुका है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि ये कांग डेचुन से लड़ाई करने के लिए अब तैयार हो चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ताइसिक अपने फ़ोन के अंदर हाउल की न्यूज़ को देख रहा होता है, जहां पर वह दी अल्टीमेट आउटकास्ट चैंपियन बन चुका है। जिसे देखने के बाद ताइसिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है। उन रिपोर्टरों ने पहले तो हाउल के चेहरे को नहीं दिखाया, फिर ये अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है हाउल के लिए। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि यह तो ज़्यादातर इंसानों के साथ होता ही है, मुझे पहले से ही पता था कि वह एक चैम्पियन बनने के बाद उसका फेस ज़रूर से रिवील हो जाएगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि टूर्नामेंट के मैचों से पहले ही उसका चेहरा दिखा दिया जाएगा। यह इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि रियांग ग्रुप हाउल के पीछे पड़ा हुआ है और हमारे अलावा इस बात को कोई भी नहीं जानता। जिसे सुनने के बाद ताइसे कहने लग जाता है कि हाउल अब तुम्हें इस बात को मानना होगा कि तुम इस देश के सबसे फेमस हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद अचानक से वह मास्टर वहां पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यह सब नहीं लगता। जिसे सुनने के बाद वह सब हैरान हो जाते हैं और वह मास्टर बताने लग जाता है कि वह तो सचमुच एक नेशनल चैम्पियन बन चुका है, अब उसे रोकना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने उससे सोचा था वह बिल्कुल वैसा ही बन चुका है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि क्या आपने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर बताने लग जाता है कि कांग डेचुन। जिसे सुनने के बाद हाउल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि कांग डेचुन के साथ मेरा मुकाबला नहीं होने वाला है, मुझे खुद ही जाकर उसे ढूंढना होगा और मारना होगा। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हें सिर्फ टूर्नामेंट के मैचों को पूरा करना है और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि कांग डेचुन कहाँ पर मौजूद है, तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को फॉलो करना है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हें सिर्फ टूर्नामेंट के मैचों को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा कांग डेचुन के साथ मुकाबला कराऊंगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो आपने उन रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया, फिर हाउल के चेहरे को रिवील किया, क्या आपको पता नहीं है कि इसकी वजह से हाउल डेंजरस में आ सकता है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाउल तो फेमस हो गया ना। जिसे सुनने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल क्या ये मजाक है, और वह उससे कहने लग जाती है कि अंकल क्या आपको इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता नहीं है कि रियांग ग्रुप हाउल के पीछे पड़ा हुआ है और वह उसकी जान तक ले सकता है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यह मेरी तो गलती नहीं है। जिसे सुनने के बाद लिहारू हैरान हो जाती है और वह मास्टर वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। जिसे सुनने के बाद लिहारू चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि अंकल क्या आप हमें दोबारा से मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कांग डेचुन को स्टार बनाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि क्या स्टार, इसका क्या मतलब है अंकल। फिर इसके बाद हाँ हमें बताने लग जाता है कि उस दिन मास्टर ने जो कहा था उसने वही किया, उसने कांग डेचुन को एक स्टार बना दिया, जो वह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। बहुत सारे लोग थे जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे पसंद करते थे और कांग डेचुन की पॉपुलैरिटी उन बदमाशों के बीच में हवा की तरह फैल गई। वह इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि उसके नाम से स्टोरी बनने लगी और बहुत कुछ बनने लगा। और कुछ लड़कियां तो ऐसी थी जो कांग डेचुन को पसंद करने लगी थी। बहुत सारे बदमाश कांग डेचुन को अपना आदर्श मानने लगे थे। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो एक बुली हंटर के नाम से जाना जाता था। और हम देखते हैं कि हाल कुछ गुंडों के बीच में खड़ा होता है
है और हम देखते हैं कि वह गुंडे हंस रहे होते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि ओह तो तुम ही वह बच्चे हो जो बदमाशों का शिकार करता है। जिसे सुनने के बाद वह गुंडे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हाउल काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और हम देखते हैं कि वह बदमाश हाउल के सर पर हाथ रखते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ। क्या तुम मेरा शिकार करोगे? चलो एक राउंड खेल कर ही देख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह मास्टर उस गली में से जा रहा होता है और उसके साथ कुछ रिपोर्टर भी होते हैं और एक रिपोर्टर कहने लग जाता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हम हाउल से मिलेंगे? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि यही रास्ता है जो जिम और स्कूल की तरफ जाता है और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और वह मास्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि हाउल के लिए यही अच्छा होगा कि वह किसी भी झगड़े में ना पड़े। अगर वह झगड़े में पड़ा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। मुझे जल्दी करनी होगी और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वह किसी मुसीबत में ना पड़े। और वह उन रिपोर्टर से कहने लग जाता है कि जल्दी करो जेंटलमैन। और हम देखते हैं कि हाउल अचानक से अपना चश्मा फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वह बदमाश हाउल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउल वहाँ से अचानक से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक गलत इंसान हो। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अचानक से हंसते हुए कहने लग जाता है कि ऐसा मत कहो बच्चे, मैं भी कांगडेचन की तरह फेमस होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी पिटाई करनी होगी, क्योंकि तुम भी कांगडेचन की तरह एक स्टार हो। और हम देखते हैं कि कांगडेचन का नाम सुनकर हाउल काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह बदमाश कहने लग जाता है कि तुम उसका नाम सुनते ही इतने ज़्यादा शांत कैसे हो गए। और हम देखते हैं कि वह बदमाश जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो इस बच्चे को, उसका नाम लेते ही तो इसने पेंट में भी मुँह दिया। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से हाउल अपना चश्मा तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद वह बदमाश थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हाउल एक ज़ोरदार मुक्का उस बदमाश के चेहरे पर ही दे मारता है और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उस बदमाश की हालत ही ख़राब हो जाती है और वह एक मुक्के में ही ढेर हो जाता है, जिसे देखने के बाद वह सारे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हाउल उस बदमाश के बालों को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि ज़रा फिर से लेना उसका नाम, मैंने तुमसे कहा ना, ज़रा उस गंदे नाम को दोबारा लेना, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि हाउल उसे लगातार मार रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे वह रिपोर्टर आ चुके होते हैं और वह रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि यह रहा हमारा स्कोप, जल्दी से इसे कवर करो। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत तेरी की, यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और वह रिपोर्टर कहने लग जाता है कि आज की सबसे बड़ी न्यूज़, द अल्टीमेट आउटकास्ट कांग हानुल एक दूसरे लड़के को मारता हुआ पकड़ा गया है और रूल्स के मुताबिक कांग हानुल को टूर्नामेंट के मैचों से निकाल दिया जाएगा। यह आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने आज तक जो भी प्लान किया था वह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस मास्टर को किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कांग हानुल, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ताइसिक रहता है, मुझे इन बदमाशों से बचाने के लिए शुक्रिया कांग हानुल। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि ताइसिक यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि एक बदमाश ताइसिक का गला पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तुम पर हाथ उठाने की कब कोशिश की है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हानुल मुझे बचाओ, यह बदमाश मुझे दोबारा से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सुनते ही वह बदमाश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि ताइसिक हानुल से कहने लग जाता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया हानुल, तुम सचमुच हमारे सेवियर हो। जिसे सुनने के बाद वह रिपोर्टर अपनी न्यूज़ करते हुए कहने लग जाते हैं कि ओह हमें माफ़ कर देना, लेकिन हमें आपको करेक्ट कर देना चाहते हैं कि कांग हानुल उन लड़कों को पीट नहीं रहा था, बल्कि
एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि ताइसेक उन रिपोर्टर के बीच में निकल जाता है और कहने लग जाता है कि कांग हानुल तुम सचमुच महान हो। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि ग्लासेस बॉय, ये ग्लासेस बॉय यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि ताइसेक हाथ करते हुए कहने लग जाता है कि मास्टर आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ना। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर पहले तो थोड़ा सा शांत हो जाता है और वह ताली मारते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि यह चश्मिश तो एक्टिंग के मामले में बहुत बड़ा जीनियस है। फिर इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह तीनों बंदे उस जिम की छत पर मौजूद होते हैं और ताइसेक सब कुछ बताते हुए कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। हानुल की लड़ाई उन बदमाशों से हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर अचानक से मास्टर बहुत सारे रिपोर्टर को लेकर पहुँच चुका था। लेकिन अगर मैं वहाँ पर जल्दी से नहीं पहुँचता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। हानुल को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है और कहने लग जाते हैं कि लेकिन आखिरकार अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है। वह पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं और पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो मास्टर शराब पिया करते थे और इसके अलावा उनकी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद उसने अपनी जिम को खोलना स्टार्ट भी कर दिया। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वह मास्टर वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। जिसे सुनने के बाद लिहारू उसके पास आती है और कहने लग जाती है कि अंकल क्या आप हमें दोबारा से मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस कांग डेचुन का मुकाबला हानुल के साथ कराना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल क्या आप सचमुच सीरियस है? क्या आप नहीं जानते थे कि हानुल को इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फाइट से भी बाहर निकाल दिया जाएगा? और इसके अलावा क्या आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कांग हान ग्रुप कांग हानुल के साथ क्या करेगा? जिसे सुनने के बाद ताइसेक कहने लग जाता है कि हाँ ये सच है, कल बड़ी मुश्किल से हमने कांग हानुल को बचाया था, अगली बार ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? जिसे सुनने के बाद लिहारू चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि अगर हानुल को आप सड़कों पर लड़ाकर उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहते हैं तो क्या आपको कांग हान ग्रुप छोड़ेगा? वह बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मैंने इससे कभी भी नहीं कहा था कि सड़कों पर जाकर लड़े, मैं बस चाहता हूँ कि यह सड़कों पर चले ही नहीं और ना ही किसी से झगड़ा करे। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर बताने लग जाता है कि देखो गवर्नमेंट और ताइसेक ग्रुप टूर्नामेंट के मैचों को पब्लिक लिए लाइव कर देना चाहते हैं, लेकिन वे ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसा शो नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वह पब्लिक की अटेंशन को पा सके। लेकिन अगर कांग डेचुन और कांग हानुल का मैच हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि कांग डेचुन तो एक नेशनल चैम्पियन है, लेकिन हानुल एक रीजनल चैम्पियन है, आखिरकार इन दोनों का मैच कैसे हो सकता है? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कब कहा है कि मैं इन दोनों का मैच टूर्नामेंट में करवाना चाहता हूँ? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल आपके दिमाग में चल क्या रहा है? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का मैच टूर्नामेंट में नहीं बल्कि टूर्नामेंट के लिए करवाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल आप ये सब कैसे करेंगे? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें इन दोनों के मैचों को दिखाने के लिए पब्लिक को पागल करना होगा, यह कैसा रहेगा? जिसे सुनने के बाद वह तीनों हैरान हो जाते हैं और वह मास्टर बताने लग जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली कंपनीज ऑडियंस की बात मानेंगी और ये इसे दिखाएंगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये एक पॉजिटिव रिएक्शन लगेगा और वह ऑडियंस के लिए इन दोनों के मैचों को ज़रूर करवाएंगी, ये कैसा रहेगा? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल ये सब तो ठीक है,
लेकिन आप ऑडियंस को कैसे क्यूरियस करेंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुम जानती होगी कि कांग डेचुन और कांग हानुल अब स्टार बन चुके हैं। हानुल से सिर्फ हमें एक रिपोर्ट लिखानी है। जिसे सुनने के बाद लियारू कहने लग जाती है कि क्या एक रिपोर्ट है, और हम देखते हैं कि अचानक से नीचे से आवाज़ आती है कि हमने सुना है कि हानुल एक रिपोर्ट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वे तीनों हैरान हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि ये कोई स्पेशल नहीं है, और वह मास्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि दी अल्टीमेट आउटकास्ट कांग हानुल कांग डेचुन का एक ब्रेड बॉय हुआ करता था। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर आप यह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट एक मैसेज है दुनिया को बताने के लिए। फिर इसके बाद हानुल हमें बताने लग जाता है कि उस मैसेज के बाद जो मास्टर ने उन्हें दिया था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इसकी वजह से टीवी न्यूज़ में मेरा और कांग डेचुन का चेहरा एक साथ दिखाया जाने लगा, और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया, जिसकी वजह से पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो गई और वह हम दोनों के मैच को देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वह टूर्नामेंट के मैच के रूल्स को भी तोड़ देना चाहती थी। जैसा मास्टर ने मुझसे कहा था वैसा ही हुआ, हम दोनों का मैच फिक्स हो गया। मास्टर ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वह बिल्कुल ठीक था, उसने हम दोनों का मैच करा दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये फाइट मेरी ही नहीं थी बल्कि किसी और की थी। और हम देखते हैं कि हानुल के जिम के बाहर उससे कोई मिलने आया हुआ होता है, और ये एक अंकल या फिर आंटी होता है जो उसके सामने रो रहा होता है। जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा गैप मार रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज के बाद कोई भी गैप नहीं होगा, रोज़ाना वीडियो आएंगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल न हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।